ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के इन 3 प्रत्याशियों के बाद अब चंबल का दंगल में हमारे साथ होंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह। डॉक्टर गोविंद सिंह भी चंबल क्षेत्र से आते हैं और इसलिए इस चुनावी समर में इनकी भूमिका बहुत अहम है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव के पास, जिनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। अनुराग, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, ग्वालियर चंबल के कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, पूर्व मंत्री भी रहे। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आपका स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी ये सवाल कर रही है कि जब उपचुनाव का प्रचार हो रहा है तो ग्वालियर चंबल से डॉक्टर गोविंद सिंह फ्रेम से गायब क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी का सोच बिल्कुल असत्य है। मैं लगातार चुनाव में हूं और चेहरे का जहां तक सवाल है, पार्टी का तो चेहरा केवल कमलनाथ जी है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं और कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं। हम लगातार सभी विधानसभाएं, महगांव, गोहद, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर और भांडेर, लगातार 5 विधानसभाओं में सघन दौरा कर चुका हूं। इसके अलावा 27 अक्टूबर को मेरा अम्बा और दिमनी में हमारी मीटिंग में है। इसके बाद फिर हम उधर जोरा और सुमावली वगैरह में जाना है 27-29 को, और बीच में समय निकलता है तो और समय भी जाके लेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 सीटें हैं, अभी मैं डबरा में जरूर नहीं जा पा रहा हूँ, समय कम है, और समय मिला तो डबरा भी जाऊँगा, लेकिन संपर्क लगातार हमारे लोगों से हो रहे हैं। कल हमने सुबह डबरा क्षेत्र के लोगों की ग्वालियर में बुला के बैठक ली थी और उनसे संपर्क करके मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी जिताने के लिए उनसे अनुरोध किया था। डॉक्टर साहब, जिन महारथियों को चुनाव के दंगल में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है, आपको लगता है कि वो चुनाव के दंगल में बीजेपी के नेताओं को चित कर पाएंगे? ये वास्तव में ये चुनाव जनता का चुनाव बन चुका है और हमारा, हम जहाँ तक देख रहे हैं और दौरे में संपर्क में एक बात आ रही है, ये धोखेबाजों के खिलाफ आम जनता का चुनाव बन गया है। आम जनता आक्रोशित है, वो बिल्कुल तैयार बैठी है, गरम लोहा है, चोट करना बाकी है। 3 तारीख को इस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के विरुद्ध अपना मत देकर चोट करेगी। डॉक्टर साहब, बीजेपी तो इस बात को लेकर भी सवाल कर रही है कि कांग्रेस के पास इस बार उपचुनाव में उतारने के लिए चेहरे नहीं थे और यही कारण है कि आयातित चेहरों को इस बार कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव के मैदान में उतारा है। चाहे अंबा सीट पर सत्यप्रकाश सखवार हो, दिमनी सीट पर रविंद्र सिंह तोमर हो, तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास इस बार उपचुनाव में उतारने के लिए कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं था? जहां तक सवाल है तो आया राम गया राम तो देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है। ये बात सत्ता ही, लेकिन रविंद्र सिंह तोमर 2013 में कांग्रेस से लड़े थे। जो 7 वर्ष से लगातार कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा है, उसको आप आयातित कैसे कह सकते हैं? और सत्यप्रकाश ने, ये जो बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ के पार्टी में संगठन में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त की है और ये हमारी एक विचारधारा है। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये एक इनकी विचारधारा समाजवादी, समतामूलक और गरीब वर्ग को बराबरी पर लाने के लिए, किसान, नौजवान के लिए काम करती है। हमारी जो छोटी जो पार्टी मैंने बताई, जो पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करती है। डॉक्टर साहब, उपचुनाव में कांग्रेस की लड़ाई किससे है? वीडी शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मुरैना से सांसद हैं, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया तो चेहरा कभी नहीं थे, न कांग्रेस के थे न भाजपा के हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो केवल कांग्रेस पार्टी के हमारे हाईकमान उनको बढ़ावा दिए था और उनके कहने से इस संभाग में कांग्रेस उनके महल में रखी हुई थी, एक तरह के गिरवी हो गई थी, इसलिए टिकट वो बांटते थे। प्राइमरी का ब्लॉक अध्यक्ष वो बनाते थे। तो जो राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनकी मजबूरी थी उनके आगे पीछे घूमना। अब सिंधिया जी की हैसियत 10 तारीख को पता चल जाएगी कि वो कितने लोकप्रिय थे और कितनी जनता उनके साथ थी। ये 10 नवंबर को परिणाम आने पर सिद्ध हो जाएगा।
विकास के मुद्दे पर ही तो बीजेपी बात कर रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए और यही कारण है कि अपने विधानसभा के क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस विधायकों ने दल बदल कर बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस पार्टी ने जो कमलनाथ ने किया है विकास के कम किया है। उन्होंने मतलब अपने जो विकास कार्य के हमारे क्षेत्र में पुल हैं, पुलियां हैं, सड़कें, अंबार लगा दिया था सभी जगह। स्मार्ट सिटी को पैसा दिया, अपने मेट्रो लाने के लिए महानगरों में इंदौर भोपाल में काम किया। डॉक्टर साहब, चंबल के उपचुनाव में क्या विकास के मुद्दे हवा हवाई हो गए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ दल बदल के मुद्दे पर सवार होकर इस बार उपचुनाव के मैदान में खड़ी नजर आ रही है। जनता आप लगातार पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं आम जनता जवाब दे रही है। उनसे पूछती है कि हमने आपको 5 साल के लिए चुना था और आप 15 महीने में क्यों त्यागपत्र दिया, और अगर त्यागपत्र दिया है तो फिर दोबारा चुनाव लड़ने क्यों आ गए। इससे स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं दाल में काला है और इन्होंने कहीं ना कहीं भारी पैमाने पर लेन देन करके दल बदला है। और दल अगर त्यागी पुरुष थे तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। दोबारा जब छोड़ के फिर चुनाव आ गए तो जनता उनको ठुकरा रही है और सवाल भी कर रही है। और जगह जगह उनके गांव में घुसने भी नहीं दिया जा रहा। कई रणवीर जाटव को हमारे गोवा क्षेत्र में नड़ोली गांव में लोगों ने भगा दिया। कई गांव में उनको कहते वापस जाइए। आज सरदार जो डंग है, डंग की पत्नी से सवाल कर रहे 35 करोड़ ले लिया, अब हम क्या काम किया आपने, हमारे हैंडपंप तक नहीं लगवाया। तो इस तरह के सवाल पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ की जनता इन दल बदलों से धोखेबाजों से कर रही है। एक और बड़ा सवाल है डॉक्टर साहब कि इस बार बीजेपी के पास तो उपचुनाव में प्रचार के लिए कई चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे के बूते पर ही उपचुनाव के मैदान में खड़ी नजर आ रही है। कमलनाथ जी पार्टी अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो आके सभाएं ले रहे। बाकी के तो हमारा जो हर क्षेत्र में जनाधार वाले नेता हैं वो अपनी ताकत के साथ, मेहनत के साथ लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी का सहयोग, आशीर्वाद है और वो केवल सभाएं ले रहे। बाकी तो हमारे पूरे क्षेत्र में जो जनाधार वाले नेता हैं वो स्वयं लड़ रहे हैं। और आपको सिद्ध पता चल जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के सब नेता, नरेंद्र सिंह तोमर अपने 5 विधानसभा उनके क्षेत्र में आती हैं जिनमें उपचुनाव है मुरैना में, जहाँ से वो सांसद हैं। उनके पता चल जाएगा वो कितने लोकप्रिय हैं। इससे सिद्ध हो जाएगा। अगर वो हमारे बीडी शर्मा अगर आप अपने दिवनी जिता लें तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। सो के दिवनी जी के रहने वाले हैं, वो दिवनी भारतीय जनता पार्टी जीत है तो हम उनको धन्यवाद भी देंगे और उनका स्वागत भी करूंगा। डॉक्टर साहब, इस बार उपचुनाव में मुद्दों की बातें कम हो रही हैं, सियासी रंजिश ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि नेताओं के बोल ज्यादा मुखर हो गए, तीखे हो गए और एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। सवाल इसका भारतीय जनता पार्टी का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो बच्चा 5 साल का होता है उसमें जा आता है सीखने के लिए, तो उनको यही सिखाया जाता है। लाठी तंत्र, गोली चलाना, अत्याचार करना और जोर जबरदस्ती से लोगों को दबाना। मतलब एक व्यक्ति की आवाज़ के सामने दूसरा व्यक्ति अपनी बात नहीं कह सकता। ये उनका सिद्धांत नीति है, इसलिए चल रहा है। अब कमलनाथ जी ने एक मान ले कोई बात कही है, लेकिन उनकी दुर्भावना नहीं थी, बातों में निकली तो उसका भी उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया कि हमने उनकी ऐसी कोई भावना नहीं थी। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ बचा ही नहीं है, ना लोकप्रिय जनता उनको ठुकरा रही है। तो केवल एक ही इशू को लेके अपना हल्ला किए हुए प्रदेश में उससे चुनाव जीत लेंगे। क्षेत्र में मैं तो लगातार ग्वालियर में प्रचार को गया हूँ, सभा ले रहा हूँ। हमें तो इतने लोगों में से एक कोई नागरिक नहीं मिला आम जो जिसका किसी पार्टी से संबंध नहीं, उसने भी कहा होगा आइटम से हम नाराज हैं। बीजेपी तो इस बात को लेकर भी सवाल उठा रही है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो छोटे भाई और बड़े भाई ने मिलकर मंत्रालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार करने वाला कोई व्यक्ति है मध्य प्रदेश में तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसने सास की जो मर्जर के समय सिंधिया स्टेट और भारत सरकार का जो समझौता हुआ था उसमें जो उनको संपत्तियां दी गई थी और वो गजट 1947 का गजट भारत सरकार का मध्य प्रदेश सरकार का है। उस गजट नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि ये संपत्ति
जियाजी राव सिंधिया की, इनके पूर्वज की, और ये गौसास की रहेगी। और उसके बाद 1 जुलाई 1949 में तय हो गया था 2 वर्ष में अगर कोई डिस्प्यूट है निपटा लें। इसके बाद कोई डिस्प्यूट पर चर्चा नहीं होगी। इसके बाद भी अभी सिंधिया जी ने 2018 तक सास की 400 करोड़ की भूमि इसमें अपने महल गांव में है, वो अपने नाम करा ली ट्रस्ट के नाम। ग्वालियर के नगर की, जिसमें अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह को लाकर जियाजी क्लब के सामने ग्वालियर उच्च न्यायालय की बेंच की भवन की स्थापना की थी। उस पर आज सिंधिया जी ने कब्जा करके फर्जी नामांतरण करा के मैरिज गार्डन 3 बना दिए हैं, लाखों रुपए किराया ले रहे हैं। और तो यही कह रहे हैं कि विरासत में मिली है उनको सब। विरासत मिली है, लेकिन विरासत में सबको मिली है। विरासत भी थी, जनता के खून की थी। उनके पूर्वजों ने कोई हल नहीं जोता था, गरीबों का खून चूस चूस के उनका हड़पने का काम किया था, अफराद संपत्ति इकट्ठी की थी। वो संपत्ति जब भारत आज़ाद हुआ उस समय तय हो गया था और लिखा पढ़ी होके एग्रीमेंट होके दी गई थी कि यदि सास की रहे, उस पर कब्जा कर लिया उन्होंने। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार ने और उन्होंने स्वयं ने उज्जैन, शिवपुरी और ग्वालियर में करीब 15 से 20 हजार करोड़ की शासकीय संपत्ति अपने फर्जी तरीके से ट्रस्ट के नाम 420 करके कराई है। एक तो प्रकरण 420 के चल रहा है, जिसमें इन्होंने गलत तरीके से जमीन कम थी ज़्यादा भी बेच ली शासकीय। और मैं तो उच्च न्यायालय में मैं तो बहस करने को तैयार हूँ। अगर सिंधिया ज्योतिरादित्य हिम्मत हो तो इसमें आमने सामने बैठ के बात कर ले, मैं प्रमाण सहित दस्तावेज दूंगा कि ये संपत्ति आज़ादी के समय शासन की थी, आज इन्होंने। और जब जब इनका वो बनता है, सरकार में आ जाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में ये और इनका परिवार, तो राजस्व मंत्री जी अपना बनवाते हैं। जो लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर है वो इनके जी हजूरी करने वाला बनाता है, ताकि वो फिर जमीनों में हेरा फेरी करके राजस्व मंत्री। और वो मैंने तो शिवराज सिंह को सचेत किया था कि आप इनके सिंधिया समर्थक किसी को भी राजस्व मंत्री न बनाया जाए, लेकिन शिवराज सिंह की सरकार डमाडोल है, बिना सिंधिया के वो नीचे धराशायी हो जाते। तो मजबूर उन्होंने समझौता करके उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने समर्पण कर दिया और पूरा राजस्व मंत्री उनके आदमी बनाया, लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर उनका बना दिया, ग्वालियर कलेक्टर उनके कहने से पोस्टिंग हुई। मैं खुद कहता हूँ, ग्वालियर संभाग में भिंड जिले को छोड़कर बाकी के 7 जिले हैं, उनमें सिंधिया के क्लर्क का भी स्थापना पद स्थापना सिंधिया ने लेटर पैड पे लिख के कराई है, दबाव दे के कराई है। और तमाम पत्र हमारे दस्तावेज हमारे मंत्री साथियों पर रखे हुए हैं। हर दूसरे दिन डिप्टी कलेक्टर बदलो, नायब तहसीलदार बदलो, इसके अलावा उनको काम होने से वसूली करते थे। हमारे पास ये भी प्रमाण है कि जब राहुल गांधी की सभा होती है तब पार्टी सब व्यवस्था करती है सभा की, वो उसमें भी चंदा वसूल कर टिकट, जितने टिकटार्थी थे उनसे 50-50 रुपये वसूल किए। इसके अलावा अभी हमारे पास एक ऐसा उनके विधायक रही श्रीमती रक्षा सोनोनिया और उनके पति, उन लोगों ने मुझे से आके कहा कि सिंधिया जी की जो पीए 1 करोड़ मांगते थे तब टिकट देंगे, और अगर उसको टिकट नहीं दे रहे, पैसा नहीं देते तो अंदर बोले वो बोल रहा है उसका पति संतराम सोनोनिया सिंधी कि कमलापत अंदर बैठा है, उसको दे देंगे 1 करोड़ देंगे, जल्दी बताओ। तो इस तरह की भाषा उसकी है, उसके पास हमारे पास प्रमाण रखे हैं जब बोल रहे हैं। और ये भी कहा उसने कि हमने वहाँ के राजवर्धन जी से दत्ती गाँव से कहा कि भाई ये पारासर उनका पीए 1 करोड़ मांग रहा है कि क्या किया जाए, महाराज से बात करो। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज की सहमति से हो रहा है। तो इस तरह का ये बात चल रही है। तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ ये कि आदमी साफ सुथरा ईमानदार, इसका चाल चरित्र चेहरा है, ऊपर से देखने में दिखता है खूबसूरत, जनता को गोरा पीरा हैंडसम, लेकिन उसके अंदर के जो कृत्य है वो इस लायक नहीं है कि उनको जनता स्वीकार करे। तो क्या माने, कांग्रेस पार्टी क्या फिर से सत्ता में वापसी कर रही है? मुझे विश्वास है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, न पंडित हूँ कि बता घोषणा कर दूँ। मैं सच्चाई कहता हूँ, हमें उम्मीद है जो जनता का, क्योंकि ये हवा नहीं आंधी है,
हवा तो रोकी जा सकती है लेकिन आंधी को रोका नहीं सकता। ये जनता में गद्दारों के खिलाफ, दल बदलुओं के खिलाफ आक्रोश है और आक्रोश का सैलाब है, वो सैलाब रुकने वाला नहीं है। और इसलिए हमें अनुभव हो रहा है, जहाँ जाते हैं वहाँ भारी पैमाने पर लोग फर्श बिछा रहे हैं, स्वागत सत्कार कर रहे हैं, बिना बुलाए भारी भीड़ हो रही है और अपने आप भाग भाग के लगे हुए हैं। हमारा प्रत्याशी गोद में जाके देखिए, न कोई पर्चा है, न पोस्टर है, न दीवार लेखन है, गरीब आदमी है, उसको जनता गरीब चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर गोविंद सिंह, जिन्होंने 28 विधानसभा सीटों के साथ ही ग्वालियर चंबल की सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर अपनी बात रखने का काम किया है। इनको जीत का पूरी तरीके से भरोसा है। फिलहाल इस सेशन में इतना ही।